तीनों विषयों पर तमाम कार्यकर्ताओं वक्ताओं के द्वारा आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई गई है। मैं मुख्य रूप से ईवीएम मशीन के बारे में जो सबसे ज़्यादा गंभीर बात है उस पर ही विस्तार से आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष है हमारे महापुरुषों के द्वारा, फुले, शाहू, अंबेडकर। इन महापुरुषों के द्वारा जो देश में आंदोलन चलाया गया आधुनिक भारत में, उस आंदोलन के बदौलत हमें वोट का अधिकार मिला। और ये जो वोट का अधिकार मिला 108 साल का संघर्ष करने के बाद मिला। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन करके हासिल किया और उससे वो संतुष्ट हुए। वोट के अधिकार से संतुष्ट हुए 108 साल का संघर्ष करने के बाद। दुनिया के इतिहास में चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, इवन इंग्लैंड से हम लोगों ने गुलामी से आज़ादी हासिल की, वहाँ भी वोट का अधिकार आसानी से नहीं मिला। इंग्लैंड में पढ़े लिखे लोगों को केवल वोट का अधिकार था। इंग्लैंड में टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। पढ़े लिखे लोगों को और टैक्स भरने वाले लोगों को वोट का अधिकार था। मगर 26 जनवरी 1950 को जो भारत में संविधान लागू हुआ, उस संविधान के द्वारा हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया उसकी बदौलत एडल्ट फ्रेंचाइज मिला, प्रौढ़ मताधिकार मिला। कोई पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स पेयर होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा लिखा हो ना हो, टैक्स पेयर हो ना हो, ये कोई कंडीशन नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें अभी भी पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। अभी भी हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता नहीं है। ये इसलिए कह रहा हो क्योंकि जो वोट का अधिकार है, बहुत अमीर देश है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा ये महिलाएं हैं, वहाँ महिलाओं को वोट का अधिकार ही नहीं था। पुरुषों को और महिलाओं में भी भेदभाव किया गया था। पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव करने के अलावा पढ़े लिखा होना और टैक्स पेयर होना ये कंडीशन थी, ये शर्तें थी। मगर 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयासों के द्वारा एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। एडल्ट फ्रेंचाइज अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ है प्रौढ़ मताधिकार। इंग्लैंड में भी लागू नहीं था, तब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर ने यह मामला उठाया था, जो इंग्लैंड में भी लागू नहीं था। क्यों ऐसा किया था? उन्होंने सोचा
यदि पढ़े लिखे होने की शर्त वोट के अधिकार को लागू हो जाती, हमारे लोग बाद हो जाते, अधिकार ही नहीं मिलता। अगर संपत्ति को शर्त लगा देते, टैक्स पेयर को शर्त लगा देते, फिर हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता। पता ही नहीं है हमारे लोगों को। बाबा साहब आम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इससे और ज्यादा जानते हैं? इससे ज्यादा मजा नहीं लगता जानते। और इसमें भी कंपटीशन होती है जिंदाबाद में। आजकल तो और एक नया तरीका निकला, जय 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 भीम बोलने से कुछ लोगों को ऐसा लगा यार ये छोटा हो रहा है। जय भीम 4 शब्द हो गया, अरे छोटा हो गया। जय 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 जय। उसको पूछो और आगे कुछ है? ये बहुत है। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। इससे क्या हो सकता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, वोट का अधिकार लागू हुआ। ज़्यादातर लोगों ने, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। दिया कि नहीं दिया? बाबा साहब आम्बेडकर ने भी चुनाव लड़ा था, उनको नहीं दिया। बाबा साहब आम्बेडकर चुनाव हार गए। पता ही नहीं है। कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस का आदमी चुनकर आ गया बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में। जिन्होंने, बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया था, उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और हमारा अधिकार छीन लिया। उस गांधी की कांग्रेस को हमारे लोगों ने चुनकर लाया। अरे गधेपन की भी साली हद होनी चाहिए भाई, गधेपन की भी हद होनी चाहिए। आदमी को गधा होना चाहिए, मगर मर्यादा में गधा होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे 100% गधा होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं मर्यादा में गधा ठीक है। वैसे ये भी अच्छी बात नहीं है, मर्यादा में गधा मानना भी अच्छी बात नहीं है, मगर क्या करे, जब सारा समाज ही इसी तरह के काम में लगा हुआ है तो स्वीकार करना पड़ता है, कुछ बातें स्वीकार करनी पड़ती है। गलतियां स्वीकार ना करो तो सुधार करने का रास्ता खुला नहीं होता। गलतियां स्वीकार करने के बाद गलतियां दुरुस्त करने का कार्यक्रम शुरू होता है। जो आदमी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है वो अपनी जिंदगी में कभी सुधार नहीं कर सकता। गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, फिर सुधार करना पड़ता है। जो स्वीकार नहीं करता है वो सुधार नहीं कर सकता। वो तो बोलेगा गलतियां जो है नहीं वही सही है, तो सुधार कहां से होगा? इसलिए साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो हमारे लोगों को वोट का अधिकार बहाल किया, हमारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाई, तमाम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और तमाम बार। पहली बार बनाया, ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया, दूसरी बार बनाया, ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया। इतिहास बता रहा हूं और कुछ नहीं, जो तथ्य है, जो सत्य है। हमारे लोगों को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि हमारा वोट लेकर कांग्रेस के लोगों ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जो हमारे लोगों के खिलाफ में थे। कितने लोगों को पता है
यहाँ तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों को पता है कि ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल करवाया था, उसके विरोध में गांधी और कांग्रेस ने हमारे लोगों पर जॉइंट इलेक्टोरेट थोपा। उसके तहत 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। एक भी आदमी पार्लियामेंट में नहीं बोलता। 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1000 से ज़्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं देश के विधानसभाओं में, और संसद में 131 मेंबर पार्लियामेंट है, एक भी नहीं बोलता। अब बोलता नहीं, हम ऐसा कहे क्या, उसको कंठ नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा है। हम ऐसा बोले क्या? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उसको कंठ नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा है। कांग्रेस वाले ऐसे ही लोगों को टिकट देते हैं, बीजेपी वाले ऐसे ही लोगों को टिकट देते हैं जो पार्लियामेंट में बोले नहीं। और बोले हमारे लोगों के विरोध में बोले। कांग्रेस वाले तो शुरू में हमारे मेंबर पार्लियामेंट को लिख कर देते थे, ये बोलो। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस पर 600 पेज का ग्रंथ लिखा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। अंग्रेजी में है, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सुलूक किया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, दूसरा ग्रंथ लिखा। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल का किताब लिखा तो गांधी जी ने बहुत लोगों को कहा इसका जवाब दो, एक भी जवाब नहीं दे पाया कांग्रेस का आदमी। पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे। गांधी के हयात में गांधी ने दूसरे लोगों को, अरे इसका जवाब तो दो, मेरी बहुत पिटाई किया आम्बेडकर ने, मेरी बहुत हजामत किया, और वस्त्रा चलाने के पहले पानी भी नहीं लगाया, बहुत दर्द होता था आम्बेडकर के वस्त्रे से। पानी लगाकर वस्त्रा चलाता तो थोड़ा सा नरम हो जाता, तो थोड़ा बाल कटने में थोड़ा आसानी हो जाती। बगैर पानी से वस्त्रा चलाता रहा। रिकॉर्डेड बातें हैं, अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं, और इसीलिए एविडेंस के साथ बोल रहा हूं। किताब का नाम आप लोग खुद पढ़ सकते हो। वो पहले अंग्रेजी में था, अभी तो हिंदी में, मराठी में और कई भाषाओं में उपलब्ध है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। साथियों, संविधान सभा में जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अधिकार हासिल किए थे, वो अधिकार लागू करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना जरूरी था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है हमारे सही और सच्चे नुमाइंदे चुनकर जाते। बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी, अनुसूचित जाति जनजाति के मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब गांधी जी इसको ना कैसे बोल सकते? बाबा साहब भी तो वो होशियार आदमी थे, तो वो बोलते वक्त भी बहुत होशियारी से बोलते थे। वो गांधी जी को कहा कि गांधी जी, अनुसूचित जाति जनजाति का मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब नहीं तो बोल नहीं सकते, कहा जाना चाहिए। फिर दूसरा सवाल पूछा, वो सही और सच्चे होना चाहिए कि नहीं? अब गांधी जी इस पर हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि गांधी जी तो सत्य की बात करते थे। यहां में वो सत्य की भी बात नहीं कर सकते। कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाना चाहिए, और वो सही चुनकर जाने चाहिए, सच्चे लोग चुनकर जाने चाहिए, ताकि पार्लियामेंट में हमारे लोगों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के विरोध में डटकर मुकाबला कर सके।
हम तो ये नहीं कर ले कि पार्लियामेंट में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एमएलए और एमपी है वो तलवार लेकर जाए वहां, तो तलवार तो अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है। वहां संविधान के अनुसार बोलने की आजादी है, बोलने का अधिकार है, और बोलने का काम जो है मुख से करना है, तलवार से तो करना नहीं है। तो मुख से बोलने का काम वो भी पार्लियामेंट में हमारे लोगों को करने नहीं दिया जाता था। राजस्थान के विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के जो एससी एसटी के एमएलए हैं, बोलने दिया जाता है क्या? है? फिर भी 4-4, 5-5 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग टिकट मांगते हैं, उसमें एक को मिलता है। बराबर है? 4-4, 5-5 लोग टिकट मांगते हैं बीजेपी और कांग्रेस को, और उसमें से एक को टिकट मिलता है। और वो एक को किसको टिकट मिलता है? जो सबसे ज्यादा समाज के साथ गद्दारी करे। एक कंपटीशन है, जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट सार्वजनिक नहीं होता है, गुप्त जानकारी निकाली जाती है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के कैंडिडेट को किसको कैंडिडेट बनाया जाए, और जो ज्यादा से ज्यादा धोखाधड़ी करे उस आदमी को टिकट दिया जाता है, उस आदमी को चुनकर लाया जाता है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है। ये पैसा कांग्रेस के कोष से खर्चा किया जाता है। बीजेपी के कोष से किया जाता है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ओबीसी के आदमी को। सारे देश भर में मुद्दा चल रहा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। मोदी के मुंह में जबान नहीं है ना? मोदी के मुंह में जबान है। बोल रहा है। मोदी के मुंह में वैसे तो बहुत लंबी जबान है उसकी, मोदी के मुंह में बहुत लंबी जबान है। वो बोलते हैं बहुत धाकड़ आदमी है, बहुत हिम्मत वाला आदमी है। बोल के दिखा, ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर बोल के दिखा। मोदी की औकात नहीं है। मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने को ज्यादा समय नहीं लगेगा, मोदी को भी मालूम है। इसलिए मोदी कभी भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। करने की छोड़ो, करने का अधिकार उसी के पास है। अमल करने का अधिकार, ओबीसी की जाति आधारित गिनती पर अमल करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है। प्रधानमंत्री करने की तो बहुत दूर की बात, बोलता ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी ने लिख कर दिया, हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। एफिडेविट लिख कर दिया। तो नरेंद्र मोदी को, आरएसएस के ब्राह्मणों को, बीजेपी के ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री 1000 साल बनाने के लिए क्या दिक्कत है? 2-4 साल नहीं, 1000 साल बनाने के लिए उसको दिक्कत क्या है? बोलता हाला ब्राह्मण से बहुत अच्छा आदमी है, तो ब्राह्मण इतना नहीं कर सकता। तो सही और सबसे बड़ी समस्या हमारे लोगों की क्या है? डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी है क्या? क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग तो संसद में चुनकर नहीं जाते। 140 करोड़ लोग संसद में बैठ नहीं सकते, वो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं वो में से कोई भी आदमी हमारी बात बोलने वाला नहीं है। ऐसे बोलने वाले आदमी को टिकट ही नहीं दिया जाता। बोलने वाले आदमी को टिकट ही नहीं दिया जाता। जब टिकट ही नहीं दिया जाता तो चुनकर आने ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में आपके प्रतिनिधि है तो आपके लिए डेमोक्रेसी है, आपके लिए आवाज है, आपकी बात कहने वाला कोई है।
पार्लियामेंट में बोलने वाला कोई है तो आपके लिए डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में बोलने वाला आपके लिए कोई नहीं है तो आपके लिए डेमोक्रेसी क्या है? क्या है आपके लिए डेमोक्रेसी? आपके लिए डेमोक्रेसी है लाइन लगाकर शांति से वोट डालो, बस खत्म हो गया तुम्हारा डेमोक्रेसी। हमारे लोग बहुत ईमानदारी से लाइन लगाकर वोट डालते हैं और किसी प्रकार का हंगामा नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के ही लोग हैं, संख्या में 85 है, और वोट भी हमारे ही लोग सबसे ज्यादा डालते हैं। या तो कांग्रेस चुनकर आती है या तो बीजेपी चुनकर आती है, तो ही पार्टियां चुनकर आती है। और ये लगभग जब से संविधान लागू हुआ तब से ये हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जो वोट का अधिकार मिला, हम लोगों को कोई जबरदस्ती से कांग्रेस को वोट दो कोई नहीं कहता, हम लोगों को जबरदस्ती से कोई बीजेपी को वोट दो कोई जबरदस्ती नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता। मगर हम लोग उन्हीं पार्टियों के पिछलग्गू बने रहते हैं, उनकी ही बातें करते रहते हैं। जबकि संविधान के आर्टिकल 19 में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, संगठन बनाने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, अपनी विचारधारा बनाने का, उसका विकास करने का, उसका प्रचार करने का, प्रसार करने का, अपना संगठन बनाने का, अपनी संगठित शक्ति निर्माण करने का, और इस संगठित शक्ति के बल पर अपनी राज्य सत्ता स्थापित करने का, बहुमत हासिल करने का, अपनी सरकार बनाने का, अपना प्रधानमंत्री बनाने का सारा का सारा अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। और ये अधिकार केवल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है, किसी सरकार के पास ये अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे किसी की भी सरकार कितनी भी बहुमत से आ जाए, वोट का अधिकार छीनने का किसी के पास भी कोई पावर नहीं है, बल्कि वोट के पावर के पास ये अधिकार है कि आपको सरकार से नीचे चुनाव में मौका मिलते ही उतार सकते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को संविधान लागू होकर 75 साल के लगभग समय हो गया। 75 साल में हम अपना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपना संगठन बनाने का विचार हमारे दिमाग में नहीं आया। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है और दूसरे लोग रोक लगा सकते हैं, ये बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे, इसलिए संगठन बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार में डाल दिया। कोई नहीं रोक लगा सकता। एक तो अधिकार होता है, एक मौलिक अधिकार होता है, एक राइट होता है, एक फंडामेंटल राइट होता है। ये फर्क भी हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। एक राइट और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है, ये फर्क भी अभी तक पता नहीं चला हमारे लोगों को। साथियों, हम लोगों को इन्हीं बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के तरफ से अगर कोई हमारा MLA या MP चुनकर गया, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, इस पर यकीन करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी के तरफ से कोई SC ST का आदमी, OBC का आदमी चुनकर जाए तो वो आदमी हमारी लड़ाई पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर लड़ेगा, इससे ज्यादा कोई मूर्खता की बात नहीं है। बीजेपी हमारा कल्याण करने के लिए बनाई गई पार्टी नहीं है। कांग्रेस हमारा कल्याण करने के लिए बनाई गई पार्टी नहीं है।
ये उन्होंने अपने कल्याण करने के लिए बनाई पार्टी है, उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, और इसलिए हम लोगों को ये लड़ाई अपने ही बल पर लड़ना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। इसके लिए काम करने का मतलब हमें अपना संगठन निर्माण करने पर सबसे ज्यादा जोर लगाना चाहिए। 100% लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकते, कोई जरूरी नहीं है 100%। मायावती यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी तो कितने लोगों को पता है उसको कितने परसेंटेज वोट पड़े थे? 30%। मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी पूर्ण बहुमत से 207 सीटें मिली 403 में। 403 विधानसभा की सीटें थी, उसमें 207 सीटें मायावती को मिली। 207 का मतलब है 202 चाहिए थी, 207 मिली तो वोट ऑफ परसेंटेज था 30%। 30% पर उसको बहुमत मिला। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के 85% लोग हैं। राजस्थान के तो क्षत्रिय भी कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण के साथ जाना नहीं चाहते। ब्राह्मण तो उनका इस्तेमाल करते रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को यह बात समझा रहा हूं कि हमारे पास हमारे महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत 20 लाख SC ST OBC के कर्मचारी 20 लाख है। कई हजार करोड़ रुपए सैलरी मिलती है, कई हजार करोड़। भारत सरकार का बजट कितने का जानते हो? अभी पिछली बार जब भारत सरकार ने अपना बजट बनाया 42 लाख करोड़। कितना आंकड़ा होता है ये? समझ में आता है हमारे लोगों को ये आंकड़ा कितना होता है? 42 लाख करोड़। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा, फिर भी समझ में नहीं आओगे ये आंकड़ा होता कितना है। एक साल का बजट, एक साल का टैक्स भारत सरकार के पास जमा होता है और वो उसके आधार पर वो बजट बनाते हैं 42 लाख करोड़। ये समझने के लिए और एक तरीका बताता हूं। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, ऐसा 42 बार। अब थोड़ा बहुत समझ में आया। अरे बाप रे बाप, आप लगा इतना साला भारत सरकार का, वो भी अकेले भारत सरकार का बजट, राज्य सरकार का अलग बजट, महानगर पालिका का अलग बजट, नगर पालिका का अलग बजट, जिला पंचायत का अलग बजट, तालुका पंचायत का अलग बजट, ग्राम पंचायत का अलग बजट। कानून है ना, संविधान के अनुसार है। ग्राम पंचायत को भी टैक्स लगाने का अधिकार है। जहां ग्राम पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार है वहां केंद्र सरकार को भी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। हर एक को अपना अपना एरिया में टैक्स लगाने का अधिकार है और टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करने का अधिकार है और विकास पर खर्चा करने का अधिकार है। हाउ टू गवर्न द कंट्री, अगर इस विषय पर आप अध्ययन करोगे तो आपको यह अभ्यास में उपलब्ध होगा। तो इसलिए हम लोगों को ये सारी जानकारी उपलब्ध है और ये जानकारी और ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करने के लिए हम 1 दिन से लेकर 5 दिन का ट्रेनिंग लेता हूं। मैं 5 दिन अकेला ही बोलता हूं, सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 5 दिन ऐसे बोलता हूं। क्यों? हमारे लोगों के पास जानकारी ही नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत बड़ी बात है। अरे जानकारी नहीं है भाई, जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है, ये भी शायद पहली बार ही सुन रहे हो। तो इसलिए साथियों,
हम लोगों को संगठन के द्वारा इसलिए जुड़कर रहना चाहिए क्योंकि संगठन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात सीखने को क्या मिलेगी? हाउ टू गवर्न द कंट्री, जो कोई भी नहीं सिखाता है। ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, और ये पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि समाज में रिप्रेजेंटेटिव तैयार हो जाए, प्रतिनिधि तैयार हो जाए। ये कोई चाकू छुरी बंदूक गोली से लड़ाई लड़ने वाली लड़ाई नहीं है, ये ज्ञान से, विचारधारा से, जानकारी से लड़ाई लड़ने वाली लड़ाई है। इसलिए साथियों, हम लोगों को संगठन निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर लगाना चाहिए। एक आदमी संकल्प कर ले, एक आदमी संकल्प कर ले, केवल एक आदमी। कौन सा जिला है भाई ये? सिरोही। एक आदमी संकल्प कर ले, एक साल भर में सारे जिले के गांवों में जाकर घूमकर आ सकता है, संगठित तरीके से। इंडिविजुअल जाने की जरूरत नहीं है, संगठित तरीके से एक साल भर में अगर संकल्प कर ले, ध्यान रखने का अगर शब्द के बाद जो बोल रहा हूं, अगर संकल्प कर ले, योजना बनाकर काम कर ले, तो साल भर में जिले के सारे गांव वो कवर कर सकता है, एक साल में कर सकता है। ये आप लोग यार फेटा बांधते हो, ये भी फिट नहीं बांधते, ये भी इधर उधर हिलते रहता है। मैंने पूछा काहे के लिए बांधते? बोलते सम्मान का प्रतीक। साला ये हिलने वाला कैसे सम्मान का प्रतीक है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, ये बंधा बंधाया डाला हुआ है ना, तो नाप तोल करे पूरी तरह से सही नहीं है। साथियों, हम लोगों को कोई भी काम संगठित रूप से करना है तो संकल्प करके करना चाहिए। संकल्प करके जब तक हम नहीं करते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर दो थोड़ी थे, अकेले थे, वो अकेले ही थे। जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने अपने भाषण में किया कि मैं अपने अकेले जिंदगी में जो कर पाया, मैं भी नहीं सोचता था मैं इतना कर लूंगा। एक तो हमारे माँ बाप के द्वारा मिली हुई जिंदगी है, और एक हमारे महापुरुषों के द्वारा मिली हुई जिंदगी है। दो जिंदगी एक नहीं है, अलग अलग है। एक माँ बाप के द्वारा मिली हुई जिंदगी है, जिसने हमें जन्म दिया, पैदा किया, और एक आज के जीवन का शिल्पकार बाबा साहब आम्बेडकर है, उसको भी हम बाबा बोलते हैं। तो आज जो हमारा जीवन है, उसके शिल्पकार जो हैं बाबा साहब आम्बेडकर है, और उसके शिल्पकार बाबा साहब आम्बेडकर होने की वजह से आज इस आत्मविश्वास के साथ हम बात कर सकते हैं कि हमें भी हक है इस देश का शासन करती जमात बनने का। ऐसा हम कह सकते हैं। इतने लेवल तक हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप किया। आज हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट है। अभी पार्लियामेंट में अगर ये पूना पैक्ट नहीं होता, सेपरेट इलेक्टेड होता, तो पार्लियामेंट में चुनकर जाने वाले हमारे लोग लड़ाकू किस्म के होते, और लड़ाकू किस्म के लोग अगर होते तो पहले ही पार्लियामेंट में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारा साथ, सहयोग और समर्थन की जरूरत होती, और हमारे साथ, सहयोग और समर्थन से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना पड़ता। तो आप अंदाजा लगाओ आप लोगों की ताकत कितनी ज्यादा होती। जब आप प्रधानमंत्री बनाने लायक होते तो आप अपना भी प्रधानमंत्री बनाने का प्लान बनाते,
और योजना कम से कम 75 साल में एक बार तो सफल हो ही जाती। काशीराम जी जब तक जीवित रहे अखबार वाले लिखते रहे, क्या लिखते रहे? प्रधानमंत्री पद के लिए एक काशीराम जी का भी नाम है, बने कि नहीं बने बात अलग है। जब तक जीवित रहे, ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं, जब तक जीवित रहे काशीराम जी तो मीडिया वाले उनका नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए लिखते थे। हाँ, एक नंबर उनका भी है कि मायावती को पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो किसी भी मापदंड में मुख्यमंत्री मायावती नहीं बन सकती थी। 60-70 मेंबर 403 में बन सकते हैं, 203 चाहिए थे, बनाया ना। दिमाग समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं है, ये किसी भी स्थिति में समझौता करने वाले नहीं है। तो काशीराम ने देखा हमें अवसर है, वो ऐसा बोलते थे, मैं किसी भी अवसर को कभी छोड़ता नहीं हूं, अगर अवसर मिलता नहीं तो अवसर पैदा करता हूं, ऐसा बोलते थे। साथियों, हम लोगों को चूंकि हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे लोगों की संख्या 85% है और उसमें 30-35% लोगों को अगर हमने इकट्ठा कर लिया तो हम लोग इस देश का शासन करती जमात बनने के लिए कभी पीछे नहीं जा सकते। इसी संकल्प के साथ काशीराम जी ने काम किया, इसी संकल्प के आधार पर मायावती को काशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनाया, इसी संकल्प के आधार पर आज 769 जिले हैं भारत में, 36 स्टेट है, 36 स्टेट में से 32 स्टेट में हमने संगठन बनाया, 36 स्टेट में से 32 स्टेट में संगठन बनाया। ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर 4 स्टेट छोड़ दो, बांग्लादेश के बॉर्डर पर 4 स्टेट छोड़ दो, तो 36 में से 32 राज्यों में हमने संगठन बनाया और 769 जिलों में से 625 जिलों में संगठन बनाया। इतना बड़ा संगठन बनाया, इतना विशाल संगठन बनाया और आज जो बात संगठन शक्ति की मैं आपको समझा रहा हूं, उस संगठन शक्ति के बल पर ही बड़ा बदलाव ला सकते हो। कोई भी बड़ा बदलाव इंडिविजुअल लेवल पर आप नहीं कर सकते। हमारा एक आदमी ऑल इंडिया की परीक्षा पास करके आईएएस हो सकता है मगर व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकता। वो आईएएस होकर पंडित जी के आदेश पर अमल करने का ही अधिकारी बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण है और हमारा आदमी ऑल इंडिया का आईएएस पास किया है तो वो आदमी उसको ऑर्डर करेगा, उसको झक मार के अमल में लाना पड़ेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी मर्यादा है। मगर अगर आप बहुमत हासिल करके आप अपनी सरकार बनाते हो तो आप ब्राह्मण को आदेश देकर आप अपना अमल करवा सकते हो, उसको भी मानना पड़ेगा। तो ये किया जा सकता है। इसी के आधार पर मैं ये बात समझा रहा हूं। 769 जिले हैं, 36 स्टेट है, 36 स्टेट में से 32 राज्यों में हमने संगठन बनाया। 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूं, अभी मेरी उम्र 67 चल रही है। इतने साल में 625 जिलों में संगठन बनाया, इतना बड़ा संगठन बनाया। अभी 9 अप्रैल को, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 9 अप्रैल को हम जेल भरो आंदोलन चला रहे और 2030 तक
6 लाख गांव का संगठन बन जाएगा, आंदोलन करते करते बन जाएगा। बामसेप तो पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, एक एक आदमी को समझाना पड़ा। मासेस का संगठन बनाने के लिए एक एक आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ो तो वो लाखों की संख्या में जुड़ जाएगा। 9 अप्रैल को हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, जेल भरो कर रहे हैं। 9 अप्रैल को हम लोग जेल भरो कर रहे हैं। अगर आप जेल भरो करने के लिए सारे देश भर में कर रहे, 625 जिलों में कर रहे, 625 जिलों में तैयारी चल रही है। कम अधिक प्रमाण में हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपका ये जिला है, जिला मुख्यालय पर सारे जिले के सारे गांव के लोग इकट्ठा करो और वहां जिला मुख्यालय पर ऐलान करो, जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने जेल भरो का ऐलान करो और उनको कहो ले जाओ जेल में। मैंने बॉम्बे में जेल भरो चलाया था, पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा, आधा किलोमीटर लेके गया हाथ पकड़कर और वहां आधा किलोमीटर के बाद छोड़ दिया, कहा कि जेल हो गया है, खत्म हो गया। अरे मैंने कहा जेल में लेके जाने की बात कर रहे थे आप? कहा जेल में कहाँ जगह है, पहले 3 गुना ज्यादा है, वह जगह थोड़ी है। सरकार ने हमको कहा कि 2-3 किलोमीटर लेके जाओ, बस छोड़ दो, यही जेल है। कोई आपको जेल में लेके जाने वाला नहीं है, आपको आग्रह करना होगा जेल में लेके जाओ। जेल में जगह नहीं है, पहले से 3 गुना ज्यादा लोग हैं अंदर, जेल में जगह नहीं है। इसलिए तैयार है, जाना ही नहीं पड़ेगा तो तैयार तो रहोगे नहीं भाई। जो मैं समझा रहा हूं, समझाने के बाद आपने कहा कि मैं तैयार हूं, तो आपको समझ में आ गया साला जाना तो पड़ेगा नहीं। फिर भी आप जाना चाहते हैं, संकल्प कर लो, जेल में कोई जगह है नहीं है। देखो जेल में जाने के 2 तरीके हैं, चोरी करके जेल में जा सकते हो, ठगी करके जेल में जा सकते हो, और संविधान में आपके अधिकार है मिल नहीं रहे उसके लिए जेल में जा सकते हो। जेल में जाने का एक तरीका थोड़ी है, एक चोरी करके जेल में जाना, ठगी करके जेल में जाना, हत्या करके जेल में जाना, मारपीट करके जेल में जाना और अपने मान सम्मान स्वाभिमान अधिकार संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हो रहे हैं उसको लागू करवाने के लिए जेल में जाना, फर्क है। ये जेल नहीं है। तो इसलिए साथियों ये जेल भरो आंदोलन, हम संविधान में जो हमारे अधिकार है, केवल एक अधिकार नहीं है, तमाम अधिकार है, उसे लागू करने के लिए करवाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई 2030 तक हम हर 6 महीने में 5 महीने 29 दिन तैयारी करेंगे। तैयारी में क्या करेंगे? जिला मुख्यालय पर तैयारी करो, तहसील मुख्यालय पर तैयारी करो, ब्लॉक मुख्यालय पर तैयारी करो, ग्राम पंचायत में तैयारी करो, ग्राम में तैयारी करो, बूथ लेवल पर तैयारी करो। बूथ के नीचे जो अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह हैं, शेड्यूल कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब है, नॉमिडिक टाइप है, एमबीसी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 प्रकार के सामाजिक समूह है। अगर ये 14 प्रकार के सामाजिक समूह आप इकट्ठा करते हो और सारे देश भर में इकट्ठा करते हो, सारे देश भर में इकट्ठा करने के बाद अभी जो चुनाव आयोग आने वाले समय में 15 लाख बूथ बनाने वाला है, 15 लाख बूथ, 15 लाख बूथ और 14 लाख ये हमारे लोग, तो गिनती करो 2 करोड़ से ज्यादा समूह होते हैं। 2 करोड़ तो 1 करोड़, एक समूह में 10 लोगों को इकट्ठा करो, 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़,
20 लोग इकट्ठा करो 40 करोड़, 25 लोग इकट्ठा करो एक समूह में 50 करोड़, 50 करोड़ लोगों को अगर आप देश भर में मोबिलाइज करो, जिसकी हम तैयारी कर रहे, ये तैयारी कर रहे, 50 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और जब ये तैयारी हो रही है 50 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारने की, गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को जेल भरो आंदोलन चलाया था, याद होगा आपको। चले जाओ आंदोलन चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के बाद अंग्रेजों ने निर्णय किया भारत छोड़कर जाने का। उसके बाद निर्णय लिया अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का 9 अगस्त 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, और 47 को चले गए। इसी तरह से हम लोग अगर सारे देश भर में 50 करोड़ लोगों को मोबिलाइज कर दे और उसे मैदान में उतार दे और आंदोलन करे, तो जो ब्राह्मण इस देश में काबिज है उसकी संख्या 3.5% है। ये 3.5% वालों की रूलिंग पार्टी है, 3.5% वालों की अपोजिशन पार्टी है, 3.5% वालों के ही IAS IPS IRS अधिकारी है, 3.5% वालों के ही जुडिशियल अधिकारी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, और मीडिया में बैठे हुए 4 प्रकार का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, होकल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, राजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा खुचा महाराज। बहुत लंबे बहुत नाम है, किसका किसका साले नाम लेवे, बचा खुचा में सब आ जाता है। तो इस तरह से साथियों ये सारा हम लोग कर सकते हैं, संगठन शक्ति के बल पर कर सकते हैं। आज संगठित शक्ति हमारे पास है, 625 जिलों में संगठन है, और इस संगठन के द्वारा जब आंदोलन किया जाएगा तो ये आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा। आंदोलन के द्वारा ये आंदोलन जो है ये महामारी की तरह फैल जाता है, जैसे गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट फैल गया था। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, 1000 साल पहले का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। 9 अगस्त 1942 अभी 100 साल पूरे नहीं हुए, ये 100 साल पहले, उसके भी पहले ये घटना भारत में हुई। ऐसा किया जा सकता है। 3 करोड़ लोगों को गांधी जी ने सड़कों पर उतारा था, हम 50 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारेंगे। लोग हमारे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के 85% लोग हैं। 140 करोड़ में 112 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा कर सकते हैं, और इस तरह से अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग आजाद हो सकते हैं, हम लोग आजाद हो सकते हैं। आजाद होने का क्या मतलब है? आजाद होने का मतलब है कि हमारे लोगों का राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए, प्रशासनिक सत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए, जुडिशियल पावर पर नियंत्रण होना चाहिए, मीडिया पर नियंत्रण होना चाहिए, सारी व्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए, रूलिंग में हमारा होना चाहिए, अपोजिशन में भी हमारा होना चाहिए। अभी कैसे है? बीजेपी का भी रूलिंग है और कांग्रेस का अपोजिशन है, ब्राह्मणों का ही रूलिंग है और ब्राह्मणों का ही अपोजिशन है, दोनों तरफ उनका ही कब्जा है संख्या में 3.5%, मगर दोनों पर कब्जा है। इस तरह की समीक्षा आपको कोई बताने वाला नहीं है, इस तरह का कोई डाटा आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा बताने के लिए जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, दृष्टि चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए, तब जाकर होगा।
इसलिए साथियों, हम लोगों को योजना बनाकर संगठित शक्ति निर्माण करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तलवार उठाओ, हथियार उठाओ, खून खराबा करो, मारकाट करो, लड़ाई करो, खून बहाओ, फिर तो यहाँ आदमी अगले मीटिंग में आएगा ही नहीं। अरे वामन मेश्राम तो साला खून खराबा करने के लिए बोल रहा हो, वो आएगा ही नहीं। तो मैं तो ये कहता ही नहीं हूं, ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें स्वाभिमान का रास्ता अपनाना चाहिए, स्वावलंबन का रास्ता अपनाना चाहिए, अपने बल का रास्ता अपनाना चाहिए, अपने ताकत का रास्ता अपनाना चाहिए, अपने दिमाग का रास्ता अपनाना चाहिए। अपने बल पर हम ऐसा कर सकते हैं। आप प्रायोगिक तौर पर आप अपने गांव में प्रयोग करो तो आपको लगेगा साले गांव में कर सकते, देश में भी कर सकते। गांव में प्रयोग करो। गांव में क्या प्रयोग करो? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग इकट्ठा हो जाओ, ओबीसी के आदमी को सरपंच बनाओ, देखो गांव कब्जे में आ जाएगा। सिंपल फार्मूला बता रहा हूं। ओबीसी के आदमी को सरपंच बनाओ। सरपंच बनाने के लिए अगर तुम पहल करो तो नहीं बोलेगा वह तो अरे ये तो अपने आप साला राजा बनने का मौका आ गया, तो राजी हो जाएगा। एक प्रयोग करके देखो। समझदार आदमी अगर प्रयोग करके देखेगा तो आपको अपने गांव में जो प्रयोग में सफलता मिलेगी तो आपको लगेगा यही तो देश है। ये गांव में जो कर सकते हैं वही सारे देश भर में करना है। तो इसलिए साथियों, ऐसा निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे लोगों को ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। काशीराम जी ने महाराष्ट्र में काम शुरू किया। वो महाराष्ट्र में पूना में सर्विस में थे, ये छोड़ दिया, फिर पूना में काम शुरू कर दिया। वे पूना में लोगों को कहते थे, समझाते थे। तो पूना के लोग क्या कहते थे? बाबा साहब आम्बेडकर के समय में काम करने वाले लोग क्या कहते थे? काशीराम तुम नौजवान आदमी हो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह जाते थे तो उनको क्या बोलते थे? ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको लगा ये साले महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो वो महाराष्ट्र के बाहर यूपी में गए, यूपी में करके दिखाया और यूपी में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद शपथ विधि होने के दूसरे दिन महाराष्ट्र में आए, फिर मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुलाकर कहा देखो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, अब तो हो सकता ना। तो लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में हो सकता है, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। तो इसका क्या अर्थ है जानते हो? अगर आपकी मानसिकता निगेटिव है तो उसका रिजल्ट निगेटिव आता है। आपका सोचने का तरीका पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। आपकी जो शरीर की पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव रिजल्ट आती है। अगर आप निगेटिव 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 सोचते हैं तो आपका दिमाग भी निगेटिव हो जाता है और वो भी ऐसे ही सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग में बहुत ज्यादा पावर होता है, तो दिमाग में जो पावर होता है उसको जमीनी स्तर पर उतारा जा सकता है, किया जा सकता है। उसके लिए संगठित शक्ति की जरूरत होती है। वो संगठित शक्ति 625 जिलों में हमने निर्माण की, उसके आधार पर मैं बड़ी बात कर रहा हूं। ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूं, हवाई बात नहीं कर रहा हूं, संगठित शक्ति के आधार पर कर रहा हूं। उसी के आधार पर कह दिया सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन होगा। होगा तो होगा, सारे जेल भर में होगा। कम होगा, ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। आज कम होगा तो कल ज्यादा होगा, परसों ज्यादा होगा, 2030 तक 100% होगा। कोई तरीका है, सोचने का तरीका है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। आप निगेटिव 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 तो आपका रिजल्ट भी निगेटिव आता है। निगेटिव का रिजल्ट कभी पॉजिटिव नहीं आता है।
तो इसलिए ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप अपने आप को तैयार करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मान्यवर वामन मेश्राम साहब का। सभी लोगों को एक जरूरी सूचना है कि भोजन की व्यवस्था है और अपनी सीट पर ही भोजन मिलेगा। पैकेट सिस्टम है, वो पैकेट अपने अपने जगह पे ही सीट पर ही मिलेगा। और अभी 5 मिनट के लिए निधि देने हेतु कोई भी बंदा, कोई भी साथी अगर मेश्राम साहब को कोई निधि देना चाहता है तो वो मंच पर आकर के और 5 मिनट में अपनी निधि सौंप सकता है। हाँ, मैं माधु सिंह जी देवड़ा साहब से कह रहा हूँ कि आप अपने